पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि जो कोरोना वायरस के केसेस हैं पाकिस्तान में, उनके जो पॉजिटिव केसेस की तादाद है वो चीन से भी ज़्यादा बढ़ गई है। इस हवाले से हुकूमत सिंध और ख़ास तौर पर वज़ीर आला सिंध आज नैब पेशी के बाद उन्होंने एक नुक्ता उठाया कि केसेस इस वजह से भी बढ़ रहे हैं कि हमारी मिक्स मैसेजिंग आई है। हम वाज़े तौर पर आवाम को मैसेज नहीं दे सके कि हमने करना क्या है। तो क्या वाकई इस हवाले से मिक्स मैसेजिंग थी? अब साथ इस पर तो थोड़ी तफसील से बात करेंगे कि ये केसेस इतने सारे जो बढ़ते जा रहे हैं, इसके और अवामिल क्या हैं पाकिस्तान में। क्या इस चीज़ का हमें इदराक था पहले दिन से? और जो अपोजिशन एक तनकीद कर रही है हुकूमत पाकिस्तान पे, तो बाकी दुनिया के ममालिक और अगर बड़ी डेमोक्रेसीज की हम बात करें तो उनके लीडरान इस हवाले से क्या कहते रहे? क्या हम भी वही पॉलिसीज अपनाते रहे? अगर वो ना अपनाते तो हमारे पास मॉडल कौन सा था, उस पर ही बात करेंगे। दूसरी बड़ी जो एक थ्रेट आ रही है नाज़रीन, वो टिड्डी दिल की लोकस अटैक की आ रही है। ये इशू आज से एक साल पहले बजट इजलास के दौरान पिछले साल उठाया गया था, फ्लोर ऑफ द असेंबली पे उठाया गया था। एनसीओसी की मीटिंग जब से हुई उसमें भी सिंध हुकूमत ने बताया कि जी हम एक साल से ये मसला उठा रहे थे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो सकी। और आज मैं ये इत्तला मिली ISPR के जरिए कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा ने नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर रावलपिंडी में उसका दौरा किया और इस हवाले से क्या उन्होंने इक़दामात तजवीज़ किए, इस पर भी बात करेंगे। नून लीग ने एक तजवीज़ भी दी है हुकूमत को टिड्डी दिल पे काबू पाने के लिए, वो तजवीज़ काबिल अमल है या नहीं? और क्या उस्मान डार साहब ने वो वज़ीर आज़म को इस हवाले से बताया या नहीं बताया? स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन का मामला भी है जिसकी कि नून लीग ने जब कोशिश की थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी मुखालफत की थी बाकायदा तौर पे, और कुछ बड़े बड़े दावे भी किए गए थे वज़ीर आज़म आज के सदर मुमलिकत और आज के वज़ीर प्लानिंग असद उमर साहब की तरफ से। तो अब ऐसा क्या हुआ कि ये फ़ैसला जो था और उस वक्त जो वादे किए जा रहे थे और उस वक्त जब नून लीग करना चाह रही थी तो अपोजिशन किस वजह से हो रही थी, इस पे भी बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियो के साथ मौजूद हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आज तर्जुमानों की मीटिंग भी अटेंड कर के आ रहे हैं वज़ीर आज़म के साथ। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं मलिक अहमद खान साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, MP हैं पंजाब असेंबली में। आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। इससे पहले कि नाज़रीन मौज़ूआत पर बातचीत की जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी तारीख का एक अहम, इंतहाई अहम मुकदमा इस वक्त चल रहा है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस। उसकी आज जुमेरात तीसरे दिन भी अदालती कार्रवाई जारी रही और उसमें चंद इंतहाई अहम सवालात मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से उठाए गए, जिसका कि बैरिस्टर फरोग नसीम साहब जो कि अब से कुछ दिन पहले तक लॉ मिनिस्टर थे, रिज़ाइन करके मौक़िफ़ को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और बैरिस्टर फरोग नसीम ने बताया था कि जी 27 नुकात वो तैयार करके आए हैं, लेकिन आज की कार्रवाई से अंदाज़ा हुआ कि अभी पहला नुक्ता ही था, तो उसके ऊपर जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने सवालात किए उसके जवाबात वो क्या दे सके, और जो सवालात हैं इंतहाई अहम नौयत के, जो आज भी सवालात हुए कल और परसों, वो क्या चंद अहम सवालात हैं वो नाज़रीन आपके सामने रखते हैं। आज की समाअत में जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालत के सवाल रेफरेंस की मुबैना बदनीयती पर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आर्टिकल 209 महज आर्टिकल नहीं बल्कि अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ है। मकसद अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता तो जजों के लिए सर्विसेज ट्राइब्यूनल होता। जस्टिस उमर अता बंदयाल की मज़ीद ऑब्जर्वेशन थी कि रेफरेंस के मवाद पर सदर को अपना जहन इस्तेमाल करना होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ARU एसेट रिकवरी यूनिट को कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। जस्टिस मकबूल बाकिर साहब की ऑब्जर्वेशन थी और सवाल था कि ARU एसेट रिकवरी यूनिट इंक्वायरी के लिए निजी एजेंसी की खिदमत कैसे हासिल कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का मजीद कहना था कि FBR कानून के तहत अपनी कार्रवाई का मजाज था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इंतहाई अहम सवाल उठाया जो कि एक दो और जजेस ने भी बाद में उठाया कि किसके दिमाग में बात आई कि केस जज के मिसकंडक्ट का बनता है। मेरे ख्याल से मिसकंडक्ट का रेफरेंस का फैसला दुरुस्त नहीं था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मजीद कहा कि सदर मुमलिकत को राय बनाने में भी कानून का हवाला या सपोर्ट होनी चाहिए। सदर को किसी एडवाइस पर इत्तेफाक करने या ना करने पर वजूहात बताना होती हैं। जस्टिस उमर अत्ता बंदयाल ने भी यही सवाल किया कि ये रोशन आइडिया किसने दिया कि मामले पर रेफरेंस बनाया जाए।
ARU کے قواعد کے مطابق ٹیکس معاملات FBR کو جانا تھے. یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی آبزرویشن تھی. جسٹس مقبول باقر نے انتہائی اہم بات کی کہ اس ساری کارروائی کے سنگین نتائج ہوں گے. ARU نے یہ کیسے اخذ کیا کہ منی لانڈرنگ ہوئی؟ یہ بھی جسٹس مقبول باقر صاحب کا سوال تھا. جسٹس منیب اختر صاحب نے انتہائی اہم آبزرویشن دی کہ 2013 میں لنڈن فلیٹس کی ٹرانزیکشنز ہوئیں. اس وقت کے قانون کے تحت یہ منی لانڈرنگ نہیں تھی. جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال کیا کہ ایسا جرم بتائیں جس سے جج پر اعتماد مجروح ہوا ہو. جو سوالات اٹھائے گئے ان کے جوابات دیں. جسٹس عمر عطا بندیال کا مزید کہنا تھا ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریفرنس کی تیاری میں بدنیتی ہوئی یا نہیں. انہوں نے یہ بھی سوال کیا بیرسٹر فروغ نسیم سے کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ریفرنس کی تیاری میں نقائص ہیں، جس پہ بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ ریفرنس کی تیاری میں کوئی نقص نہیں. بتا دیں معاملہ ٹیکس اتھارٹی کو بھیجنے کی بجائے ریفرنس کی تجویز کس نے دی؟ یہ سوال تھا جسٹس عمر عطا بندیال کا. اور آج کیس کی سماعت پیر تک ملتوی ہو گئی 11:30 بجے پیر. اس سے پہلے ناظرین جو کل سماعت ہوئی تھی اس میں بھی چند اہم سوالات کیے گئے تھے اور جو انیشیل کمپلیننٹ تھا وحید ڈوگر، اس حوالے سے جسٹس مقبول باقر نے پوچھا تھا کیا وحید ڈوگر کے قوائف کا جائزہ لینا ضروری نہیں تھا؟ جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال کیا تھا کہ ہمیں جج کی بددیانتی یا کرپشن دکھائیں، ایسا کچھ بتائیں جس سے جرم سامنے آئے. جسٹس عمر عطا بندیال نے مزید کہا تھا کہ آئین ججوں کو ذاتی حملوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے. اب وحید ڈوگر کے قوائف کا جائزہ لینا ضروری نہیں تھا، یہ سوال تھا جسٹس مقبول باقر کا. تو اس حوالے سے ناظرین میں بھی کچھ آپ کو بتاتا چلوں گا. کئی عرصے سے 2 دہائیوں سے زائد میں بھی صحافت کر رہا ہوں اور کئی ایسے اوکیزنز آتے ہیں کہ مختلف پارٹیز آپ کو لیگل نوٹسز بھیجتی ہیں، عدالتی کارروائی بھی ہوتی ہے، پیمرا میں کارروائیاں ہوتی ہیں، ملیشیس پروسیکیوشن ہوتی ہے اور بطور صحافی آپ کیس جیت بھی جاتے ہیں تو آپ کے وکلا آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ جناب کاؤنٹر کیس کریں، کاؤنٹر ڈیفیمیشن، ملیشیس پروسیکیوشن کا. لیکن بطور صحافی آپ کیس نہیں کرتے. آپ کے پاس جب خبر آتی ہے تو آپ خبر فائل کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ جی میں فلاں کی کمپلینٹ جو ہے ادھر کر دوں گا بطور خبر. اب یہ والی خبر جو تھی، یہ جو ڈاکومنٹس تھے جو وحید ڈوگر صاحب کے پاس آئے اور جو کہا جاتا ہے کہ ایک صحافی ہیں، کیا انہوں نے وہ خبر کہیں پہ فائل کی؟ کیا اس خبر کا کوئی ریکارڈ ملتا ہے؟ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ بیرسٹر فروغ نسیم نے سورس پروٹیکشن کا وہاں پہ آرگومنٹ اٹھایا. صحافیوں کو سورس پروٹیکشن، اگر آپ خبر فائل کرتے ہیں تو سورس پروٹیکشن اس خبر کی حد تک ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کمپلیننٹ بن رہے ہیں کسی کے خلاف تو یہ بھی ایک لیگل سوال بنے گا تو کیا اس پہ آپ کو سورس پروٹیکشن ملنی چاہیے پروفیشنلی یا نہیں ملنی چاہیے؟ اور اگر تو آپ نے خبر فائل کی ہے پھر تو یہ سوال زیادہ اہم ہو جائے گا. اس سے پہلے جو 2 تاریخ کو ناظرین سماعت ہوئی تھی اس میں بھی عدالت نے 3-4 اہم سوالات پوچھے تھے بیرسٹر فروغ نسیم سے، جس میں ایک سوال تھا کہ آپ نے مواد غیر قانونی طریقے سے حاصل کرنے پر دلائل دینے ہیں، کیا ججز پر بغیر شواہد اور شکایت کے سوال اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ جسٹس قاضی امین کا سوال تھا. اور ایک اور سوال تھا کیا حکومتی اقدام ججز اور عدلیہ کی آزادی کے خلاف نہیں؟ تو ابھی تک اس معاملے میں جو فریمنگ آف دا ایشوز ہو رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب اس میں بظاہر جو ایلیگیشنز ہیں کہ لندن کی پراپرٹیز لی گئیں، اور بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ جی منی ٹریل اس حوالے سے دے دیں. جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے وکلا کا آرگومنٹ ہے کہ یہ عدلیہ کے اوپر ایک حملہ ہے جس طرح 3 نومبر 2007 کو حملہ کیا گیا تھا، اور آرٹیکل 209 جو آئین پاکستان میں ہے، جو سپریشن آف پاورز کا بتاتا ہے، جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا بتاتا ہے، جو جوڈیشل ریویو کی آپ کو پاور دیتا ہے سپریم کورٹ کی، اس میں باقاعدہ طور پہ ایک طریقہ کار درج ہے جس کے مطابق یہ کارروائی ہونی چاہیے. کیونکہ ناظرین یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے تو میں اپنے پینلسٹ سے اس حوالے سے سوال جواب نہیں کروں گا. اگر آپ میں سے کوئی والنٹیئر کرنا چاہتا ہے تو آپ کی مرضی، لیکن میں آپ سے سوال نہیں کر رہا. یہ آپ نے بڑا کمپریہنسو اکاؤنٹ دے دیے. اور ناظرین اب بات کرتے ہیں کچھ ٹڈی دل کے حوالے سے. آج چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر باجوہ نے نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر راولپنڈی کا دورہ کیا اور انجینئر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل معظم اعجاز جو چیف کوآرڈینیٹر ہیں NLCC کے، انہوں نے ان کو اس حوالے سے
ब्रीफिंग भी वहाँ पे दी और नेशनल इमरजेंसी इस लोकस के हवाले से, टिड्डी दल के हवाले से हुकूमत ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है। तो आर्मी चीफ ने बताया कि जनाब जो तमाम इकदामात हैं इस हवाले से वो लिए जाएंगे और अफवाज पाकिस्तान इसका मुकाबला करेगी। ये मामला नाज़रीन आज नहीं उठा, 1-2 महीने पहले नहीं उठा, ये 1 साल से मुतवातिर चलता आ रहा है। और साबिक सदर आसिफ जरदारी ने पिछले साल बजट सेशन में 20 जून को इस इशू को फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे उठाया था और हुकूमत को ये ऑफर की थी कि इस मसले को हमें मिलकर लड़ना है। क्या कहा था उन्होंने, आइए देखते हैं। एक माकड़ आई हुई है सांगड़ में, और सांगड़ के ऊपर खैरपुर में, जिसको माकड़ का नहीं पता उसको टिड्डी का पता है पंजाब में और दूसरी जगहों में, और उसका कोई हमारे पास जवाब नहीं है। अभी तक तो सऊदी अरेबिया से, दूसरे मुल्कों से कोई इमदाद आ जाती, कोई उनकी मशीनें आ जाती जो उसको रोकती। ये कॉटन के लिए बहुत ही डेंजरस है। आपका मुल्क जो है एग्रो बेस्ड है, आपने कॉटन एक्सपोर्ट करनी है, कॉटन फाइबर एक्सपोर्ट करना है, और आज भी मैं समझता हूं कि 3-4 प्रायोरिटी पोजीशंस हैं जिस पे ऑपोजिशन और हुकूमत हम साथ बैठ जाते हैं, इसमें हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, और साथ बैठ के इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम बात कर लेते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना, आज से 1 साल पहले ये इशू फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे उठा और इस हवाले से ऑफर भी दी गई हुकूमत को कि आए मिलकर इसका मुकाबला करते हैं। NCOC नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाया गया और जिसके चीफ कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान हैं जो कि कमांडर आर्मी एयर डिफेंस के हैं, उनकी सरबराही में ये मीटिंग्स हो रही थी। फिर असद उमर साहब उसके सरबराह के तौर पे आए। तो NCOC की जो मीटिंग्स हमने अटेंड की उसमें भी ये सवाल उठाया जाता रहा और सिंध हुकूमत ने यही हवाला दिया कि जी साल से हम लोग कह रहे हैं और अभी तक इस मामले पे कुछ नहीं हुआ। जो सिंध हुकूमत की तरफ से NCOC में सवाल उठाया गया, आइए देखते हैं। लोकस्ट को रिपोर्ट पाकिस्तान में ये 1 साल से ज्यादा अर्सा हो चुका है। यानी पिछले साल फरवरी में बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुआ, उसके बाद मई में जाके सिंध में रिपोर्ट हुआ। पिछले साल से जो हम देख रहे हैं कि जितनी इसकी इम्पोर्टेंस है, जितना इसका खतरा है, और फूड सिक्योरिटी का मसला है, खरीफ का फसल लगने वाला है, मेन क्रॉप्स हमारे 2 कॉटन और उसके बाद चावल का फसल लगने वाला है, तो ये बड़ा खतरा है। इसमें मैं समझता हूँ कि और इमीडिएटली अगर हमने पूरी किस्म के इकदाम और बंदोबस्त न किए तो ये हम इसको कॉम्बैट नहीं कर पाएंगे और इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जी नाज़रीन, एक और दफ़ा भी इसी मीटिंग में ये मसला सिंध हुकूमत की तरफ से जहाज़ों के हवाले से क्या उठाया गया, आइए देखते हैं। प्रोविंशियल रिसोर्सेज अपने सारे डिप्लॉय किए हुए हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट का पिछले साल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एयरक्राफ्ट, और क्योंकि कभी आप भी बता रहे हैं कि सिर्फ एक पायलट जो है वो चला सकता है। हमने पिछले साल से ये रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम जो है वो 6 एयरक्राफ्ट हों, प्रॉपरली जो है वो पायलटेड हों, और उनको जो भी हमारे यहाँ ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट होगी वो हम करेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा ये मसाइल थे। और आज जब मैं ये प्रेस रिलीज पढ़ रहा था कि नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर बनाया गया जिसमें इंजीनियर इन चीफ पाकिस्तान आर्मी के उसकी सरबराही कर रहे हैं, तो उसमें एक लफ्ज़ लिखा हुआ है साइनर्जाइजिंग नेशनल एफर्ट्स इन लाइन विद द नेशनल एक्शन प्लान। अब साइनर्जाइजिंग नेशनल एक्शंस, ये वाला लफ्ज़ जो था, टू साइनर्जाइज एंड आर्टिकुलेट नेशनल एफर्ट अगेंस्ट कोविड-19, ये NCOC के वर्ड में भी हमने देखा था जब प्रेस रिलीज उसका आया था, NCOC बनी थी। तो सवाल ये है कि साइनर्जी का मतलब है कि सबको साथ लेके चलना, और हम देखते हैं कि NCOC में भी सूबों की नुमाइंदगी होती है, मीटिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे बातचीत होती है जो असद उमर साहब लीड करते हैं। सदाकत अब्बासी साहब, क्या वफाकी हुकूमत सूबों के साथ साइनर्जी क्रिएट करने में नाकाम हुई जो आर्मी चीफ को ये दोनों इनिशिएटिव लेने पड़े और NCOC और नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर बनवाना पड़ा? साहब बहुत शुक्रिया। पता नहीं आपको कैसे लग रहा है कि फेडरल हुकूमत ये सिनर्जी पैदा नहीं कर सकी। एक कौमी एक इशू है, जिस तरह आपका कोरोना कौमी इशू है उस तरह ये कौमी इशू है, और तकरीबन इस वक्त 50 जिलों में 1 साल से बजट स्पीच में मैंने आपको सुनाया। मैं आपको बता दूं कि हो क्या 50 तकरीबन जिलों में इसका सर्वे है, एग्जिस्टेंस है। तकरीबन 1100 टीमें इस वक्त लगी हुई हैं जो इसको कर रही हैं। 50,000 हेक्टर्स एरिया पे सर्वे हो चुका है, और तकरीबन ये कोई 3.5 लाख बल्कि तकरीबन 4.5 लाख हेक्टर्स पे इसकी एग्जिस्टेंस है, जिसपे 50,000 पे सर्वे यानी स्प्रे हो चुका है, उसका ट्रीटमेंट हो चुकी है, और ये
فیڈرل حکومت ہی مینیج کر رہی ہے اور اس کا اناؤنس ہوئے تقریباً 10 دن ہو گئے. 10 دن پہلے یہ اناؤنس ہوا تھا, آج اس نے افیکٹولی کام شروع کر دیا. اور یہ سال سے کیا ایفرٹس ہوئے کہ یہ سروے ابھی شروع ہوئے ہیں یا سال سے ہو رہے ہیں؟ یہ جو آج تک کی ٹریٹمنٹ ہے, آج کی جو این ڈی ایم اے کی خبر ہے کہ 50,000 ہیکٹرز این ڈی ایریا ایم میں لیفٹیننٹ جنرل افضل جو لوکس انہوں نے دی تھی. لوکس کنٹرول پہ این ڈی ایم اے کی ٹیم جو اس پہ جو آپ کو منسٹر فار فوڈ اینڈ سیکیورٹی نے کچھ بتایا کہ جی کتنا نقصان اس سے ہو جائے گا اگر یہ قابو نہ آیا؟ 400 سے 500 ارب روپے کی فصلیں تباہ ہو سکتی ہیں. نہیں, اس میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایشو تو یہ ہے. اور ابھی اس کا میجر اٹیک سال سے کیا کر رہی تھی جولائی میں میجر اٹیک کی اس کی ہے. اور جو حکومتی ادارہ ہے وہ اپنا پورا کام سروے کر چکا ہے. اس پہ 1125 ٹیمیں لگی ہوئی ہیں اور جو آگے یہ آئے گا اس کے اکارڈنگ ٹو اس کی ٹریٹمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. ملک احمد خان صاحب, میں 2 پریس ریلیزز سامنے پڑھ رہے ہیں. سائنرجائز اینڈ آرٹیکولیٹ نیشنل ایفرٹس, سائنرجائزنگ نیشنل ایفرٹس, یہ نیشنل لوکس سینٹر بنتا ہے, وہاں بھی یہی چیز آتی ہے, NCOC بھی. تو کیا حکومت یہ سائنرجی کریٹ کرنے میں ناکام رہی ہے جو اب افواج پاکستان اس کو پش کریں کہ جی ہم سائنرجی کریٹ کریں؟ سائنرجی کا آسان الفاظ میں مطلب کیا ہے کہ مل جل کے سارا ایفرٹ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو. صاحب میں آج بڑا دکھی ہوں آنیسٹلی اسپیکنگ. اب مجھے ان کی گورنمنٹ کی کامیابی سے یا ان کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنے سے یا ناکامی سے میرا کوئی تعلق یا میں لاغرض ہوں اس سے. آج ایکچولی آئی ایم ورڈ فار پبلک سیفٹی. میں ورڈ ہوں آج کسان کے لیے اور میں انتہائی تشویش کا شکار ہوں. اور پاکستان میں کوئی بھی شخص جو ان دونوں نقصانات کو دیکھ رہا ہے ہو نہیں سکتا کہ اس میں جنرل قمر باجوہ دیکھتے ہیں یہ پریس ریلیز, اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ پڑھ لیں. نہیں, میں نے یہ بھی پڑھ لیں اور یہ بھی پڑھ لیں, NCOC کا بھی بالکل آپ پریس ریلیز پڑھ سکتے ہیں. نہیں, میں نے obviously اگر جنرل باجوہ نے اسٹیپ ان کیا ہے اور انہوں نے آ کے اس NCOC کا دورہ کیا ہے ایز آرمی چیف تو بڑا اچھا کیا ہے. NCOC کا تو پہلے کر چکے, آج نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر کا تو بہت اچھا کیا. دیکھیں اس وقت جو ایگزیکٹ صورتحال ہے ان دونوں مشکلوں کی, یہ بہت بڑی مشکل ہے. میں نہیں کہتا کہ اس میں یہ حکومت نے پیدا کی ہیں, لیکن سال پہلے یہ ایشو میں لیکن یہ کہتا ہوں کہ حکومت کا جو اس پر رد عمل ہونا چاہیے تھا, ماں سوائے کہ ہمیں 7 to 11 یہ بتاتے کہ اس کی پولیٹیکل مائلیج یہ کہ کیا انہوں نے فوائد اور ثمرات پوری قوم کو دیے ہیں. یہ جب سندھ سے چلا تو سندھ چیخا. آئی ریممبر محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ, وہ ایک پروگرام پہ تھیں اور انہوں نے کہا کہ میرے ڈسٹرکٹ کو جیسے کوئی اون کو ادھیڑتا ہے ایسے پوری فصل کو ادھیڑ کے لے گئے. آئی ریممبر ہر ورڈز. اور یہ سال پہلے کی بات ہے. اور تب یہ تھا کہ کیونکہ صوبائی حکومت کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایئر کرافٹ ہو, ان کے پاس یہ ایبلٹی ہو, اور یہ سوائے سپرے کی اور کوئی ایبلٹی نہیں ہے. اور تقاضا یہ تھا سندھ حکومت کا کہ ٹڈی دل کے معاملے میں سعودی عرب آپ کی مدد کر سکتا ہے, یہ وفاق نے مانگنی ہے, آپ ان سے وہ اکوپمنٹ مانگیں اور اس کو کنٹرول کریں. یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اتنے اضلاع کو یہ مکمل طور پہ, میں اگر آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر دوں, میں صداقت کو بھی دیتا ہوں, ایک میز کی کراپ کا فیلڈ ہے, اس میں سے اس کا لوکس کا گزری ہے وہ ایک چیز جو گرین ہے پیچھے نہیں بچی. وہ تمام 50 اضلاع جن کا صداقت, کیونکہ اوبیسلی آج پرائم منسٹر کی میٹنگ سے ان کے پاس بریفنگ ہوگی, مقصد یہ تھا کہ اس کو روکا جائے. میں شہباز شریف, حمزہ اور باقی ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں. یہ ہوا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا اس کا. اچھا یہ بھی ہوا ہے. وہ ایک سے ایک جملہ بولوں, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے وہ ہے اسی کام کی کہ کوئی ایسی ڈیزاسٹر آتی ہے اس کو ڈیل کرنا ہے. آپ دونوں بات کریں, لیکن میں صرف ایک بات کر رہا ہوں, یہ وزیر اعظم کا مین ٹارگٹ میں تھا کہ کورونا کو اور اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. وہ تو ہمیں شہباز صاحب کے متعلق تو ان کی حکمت عملی پتہ چل گئی. اقدام ایشو پہ آ جائیں, وہ ایشو نہیں, اس میں صرف ایک ہی جملہ, وہ تو اقدام قتل ہے ان کا, یہ جو کوشش کر رہے ہیں, یہ جو حکومت کر رہی ہے. لیکن یہ والا ایشو شروع ہوا تو پھر ہم مین امپورٹنٹ ایشو سے ہٹ جائیں گے. وہ میں آپ کو بتا دوں نا, یہ اتنے ہی صفاق کسان کے ساتھ ہیں ویسے اس کا معاشی قتل کر رہے ہیں. یہ اتنے ہی صفاق پبلک سیفٹی کے ساتھ ہے. 22 کروڑ عوام کا یہ ہیلتھ ان کو ایکسپوز کر کے کرونا پہ انہوں نے پھینک دیا وداؤٹ اینی گورنمنٹ ایفرٹس. اتنے ہی صفاق یہ شہباز شریف کے ساتھ ہیں جو 70 ایئرز اولڈ
इम्यूनिटी बूस्टर्स पे गए हुए पेशेंट को, कैंसर सर्वाइवर को एक्सपोज कर रहे हैं अपनी सफाकियत के साथ। क्रेडिट गोज टू शहबाज एक शरीफ सेकंड मैं बोलूं, के सफाकी पे। गेम चेंजर। अजील साहब का गेम चेंजर तैयार करें, वो देखते हैं अगर इसकी बात करनी है। बात तो सुन लेना, मैं आपको एक सेकंड, हम कोरोना पे भी सफाक है, टिड्डी दल पे भी सफाक है और करप्शन पे भी नहीं, एक बराबर की सेकंड सफाक है। ठहरे, एक सेकंड नवीद कमर साहब, एक जुमला कह दूं। आपने जो आप आज इंट्रो दिया है ना अरशद साहब, आपने मुझे 5 किलो खून दिया, पता है आपको? ये मेरी याद, मैं लिखता गया हूं सारी एक A to Z। यही मेरे शहजाद अकबर से सवाल थे कि ARU की कानूनी हैसियत बताओ क्या है। यही मेरा सवाल था। एक सेकंड, एक मिनट। मैं ऑबिटर डिक्टम ऑफ कोर्ट पे बात नहीं करता, लेकिन आज मैं मजबूर हूं कि कर दूंगा। मैं यही शहजाद साहब से पूछ रहा था कि आप मुझे बताएं कि जो FBR के कंसर्न्स हैं, आप मुझे बताएं कि वो विदाउट प्रोसीड ऑफ क्राइम, स्टेट जिसको क्राइम के तौर पे डिफाइन कर चुका है, तो मैं आपके इकदामात को बदनीति पर कैसे न मबनी मानूं? मैं आज उस पर आपसे बात नहीं। आई विल सेव उस पे हम अलग करेंगे शहजाद अकबर साहब के साथ। सेव माय डे। लेकिन मेरा कहना है कि इस वक्त हुकूमत का मौका I will save my day. देखिए, I will मैं save ये my day समझता हूं कि अगर जज साहब के कंडक्ट के बारे में कोई बात आई आई है, विल सेव माय डे। अगर मैं उनके किसी दिन बात फ्लैट के करूंगा। बारे में बात हुई है, अगर उसको FBR डील करे, फिर FBR तो एग्जीक्यूटिव के नीचे है, अदलिया का मामला है, अदलिया डील करिए, तो इसमें कौन सी क्या चलिए हम उस पे बात नहीं करते, मैं उस डोमेन में मैं यही कह रहा हूँ ना कि अदलिया की बात अदलिया की तरफ ही है। वो उन्होंने सवाल जो उठे उस हवाले से उन्होंने अदलिया के सवाल आपके सवाल मैंने एग्जीक्यूटिव के अंदर थी, अगर FIA तो एग्जीक्यूटिव के अंदर थी, फिर तो इख्तियारात का मामला होता। इन्होंने 50 अदलिया का मामला मैं नवीद कमर साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के। ये लोकस का मामला, टिड्डी दिल का मामला आज से साल पहले उठा था और सिंध के जो भी इस महीने भी NCOC की मीटिंग्स होती रही, वहां भी सिंध हुकूमत ये मामला उठाती रही। सवाल मेरा आपसे ये, क्योंकि आप डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हुए हैं मेरे ख्याल से, अगर मुझे सही तरह याद पड़ता है, और तो जो अफवाज पाकिस्तान है, कल भी DG ISI के साथ आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की मीटिंग हुई, और जो रीजनल थ्रेट्स हैं, जो इंडियन डिजाइन हैं, इस हवाले से जो इंडियन तैयारियां हैं, उस हवाले से ब्रीफिंग हुई। NCOC में भी अफवाज पाकिस्तान, हमारे एविएशन के साथ इंजीनियर इन चीफ, अब वो लोकस भी लड़ेंगे, कोरोना भी लड़ेंगे, और जो साइनर्जी क्रिएट करनी है तो ये हुकूमत नहीं कर सक रही। साल से आप इशू उठा रहे हैं, साल से कोई काम हुआ टिड्डी दिल पे, और कितना हम लोग थिन स्प्रेड करेंगे अफवाज पाकिस्तान को इन डोमेस्टिक इशूज पे? नहीं, ये साहब बहुत मेरा ख्याल है कि एक परसेंट आपने सवाल किया है, क्योंकि दोनों मामला के, इसका सियासी जो एस्पेक्ट है और इसका जो हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। पहली चीज तो ये कि लोकस्ट अटैक जो होता है वो कहीं एक लोकलाइज एरिया में नहीं होता, ये एट एनी गिवन टाइम 250 किलोमीटर का स्पैन होता है जिसमें वो चलता है, और वो अक्रॉस प्रोविंशियल बाउंड्रीज जाता है। अगर बलूचिस्तान से निकला तो हो सकता है कि एक सिरा बलूचिस्तान में हो तो दूसरा सिरा उसका सिंध में हो, या सिंध में हो फिर दूसरा सिरा पंजाब में हो, लेकिन उसके नुकसानात हर जगह होते हैं। और उसको जो है काउंटर करने का एक ही तरीका है कि हम मैसिव जो एरियल जैसे कारपेट बॉम्बिंग होती है, इस तरह से कारपेट स्प्रेइंग जब करेंगे साइमल्टेनियसली इस पूरे स्पैन के ऊपर, तभी जाके ये होगा। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि इधर हुआ उधर हुआ, तो आपने एक जगह से स्प्रे करके उसको दूसरी फील्ड पे, दूसरी फील्ड से भगा के आपने तीसरी फील्ड में पहुंचा दिया, तो आप इसको सिर्फ ज्यादा स्प्रेड कर रहे हैं, आप इसको खत्म नहीं कर रहे। और ये एक साल से कहने की बात ये थी, हमने उस वक्त भी गवर्नमेंट को मशवरा दिया था कि आप बाहर से ये जो स्प्रे के जहाज, हमें पता है कि यहाँ जो हैं भी एक आध, वो ऑपरेशनल नहीं है, और इसको ऑपरेशनल करने के लिए आपने इसको काफी सीरियस तौर पे, आप इधर से उधर से सारी दुनिया से और चीजें पैसे मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, तो खुदारा ये जहाज भी मांगे या किराए पे ले रहे हैं उनसे, या व्हाटएवर, कि आपके पास वो कैपेबिलिटी हो कि आप पैसिव स्प्रेइंग करके इससे। चले अब तो ये काम हो जाएगा ना, क्योंकि अब जनरल बाजवा ने ये बेड़ा उठा लिया, नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर बन गया है, जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो शायद इस्तेमाल हो जाए। बात है, कितनी गलत बात है कि इसका मतलब ये है कि जो सिविल गवर्नमेंट है वो कोई भी काम खुद से नहीं कर सकती, और हर चीज के लिए
पॉजिटिव इनिशिएटिव लेना उनको पड़ता है। तो फिर ये हुकूमत क्यों है? ये सारी नहीं, हुकूमत के पास अपने भी आइडियाज हैं और नून लीग ने, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक आइडिया इस हवाले से दिया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान साहब ने और एहसन इकबाल साहब ने, और शायद वजीर आजम तक भी वो पहुंचा है। मैं फिर सदाकत अब्बासी साहब से इस आइडिया पे कितना इंप्लीमेंट हो रहा है वो भी पूछूंगा। क्या आइडिया दिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वजीर आजम ने, आइए देखते हैं। मुफ्त मशवरा है हुकूमत के लिए, इमरान खान के लिए आखिरी मशवरा है। जो टाइगर फोर्स बनी है इसको टिड्डी दिल पकड़ने पे लगा दे 15 रुपए फी किलो पे, और इंशाल्लाह ये इसका टाइगर फोर्स का हल भी हमने इमरान खान को बताते हैं। टाइगर फोर्स के लिए एक और काम है कि ढोल बजाने पे लगा दें। सदाकत अब्बासी साहब, ये वैसे टाइगर फोर्स को क्यों नहीं लगाया आपने अफवाज पाकिस्तान को इस काम पे लगा दिया? देखिए, पहली बात कि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क की रियासत का हिस्सा है, जो और जब रीजनल और इंटरनेशनल थ्रेट से वो भी डील कर रहे हैं, अफगानिस्तान, जरा सुन लें ना, इंडिया। जब आप उनको बिजली के बिल ठीक करने के लिए लगाते थे, जब आप उनको ज़लज़ले सैलाब में लगाते थे, तब ठीक था। तो आज भी एक बहुत बड़ी नहीं, यो आपके मेरे जो लेफ्ट हैंड पे भाई बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ कि कौमी कोई भी असासा है वो कौम के लिए होता है, और इस तरह की जब वबाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, मुझे तो कोई उसमें बुराई नहीं लग रही। और आप जो नेशनल सिनर्जी है, सुने ना, सिनर्जी क्यों नहीं क्रिएट हुई? देखिए ना, आपका प्लान प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट था, जो फिर आप कहेंगे कि फिर मामला पीछे जाएगा। वो जो भी डिपार्टमेंट थे, उन डिपार्टमेंट वो तो मेरा ख्याल है प्रोविंशियल डिपार्टमेंट थे, सुने ना, उनका तो बुरा हाल था। तो अब आपने एनडीए में साहब कह रहे हैं फेडरल डिपार्टमेंट है। अच्छा, फेडरल का मेरे मालूमात में नहीं था, उसके आपने जो बुरा असर किया। तो अब अगर आपको एयरक्राफ्ट चाहिए, उसके पास एक तैयार है, वो भी खत्म हुआ है, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? अदील राजा साहब मुझे कह रहे हैं कि फौरन ब्रेक पे जाएं, लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टील मिल का मामला भी है, दीगर मामला भी हैं, कोरोना के ऊपर है, मसाइल ही मसाइल हैं, उसमें से जितने पे हम बात कर सकते हैं कोशिश करेंगे वक्त के बाद बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन का फैसला भी हुकूमत ने कर लिया। इसके साथ लिंक सवाल है कि शायद हज़ारों एकड़ ज़मीन भी है, उसका क्या होगा? और ये खदशात भी आ रहे हैं कि शायद कोई रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं जो ज़मीन में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन बहरहाल इसके अलावा जो सवालात थे स्टील मिल के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या था? मौजूदा वज़ीर आज़म, मौजूदा सदर ममलिकत और मिनिस्टर फॉर प्लानिंग और साबिक मिनिस्टर फॉर फाइनेंस असद उमर का वो क्या था? आइए देखते हैं। ये स्टील मिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा सासा, 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या नवाज शरीफ आपको कोई फिक्र है कि ये कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं? पेंशन नहीं मिल रही, वो कैसे गुजारा करती होंगी? तो मैं आपको ये यकीन दिलाने आया हूँ कि अगर ईद तक आपको तनख्वाह ना मिले, तहरीक इंसाफ के टाइगर आपके साथ मिलकर मुजाहरा करेंगे। ये स्टील मिल हम कैसे ठीक करेंगे? मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं, और इसी नई मैनेजमेंट से ये स्टील मिल इंशाल्लाह फिर से नफा कमाएगी। 4 महीने इंतजार करो, 4 महीने ये निजकारी का अमल रोक दे और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वादा करती है पाकिस्तान स्टील मिल चला कर दिखाएगी। रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ, कैसा तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते? वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूँ, और ये सिर्फ स्टील मिल के मजदूरों के साथ नहीं, बल्कि खास तौर पे स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। ये कानून बना लिया जाए कि जब तक इन तमाम रियासती इदारों के मजदूरों की तनख्वाह ना दे दी जाए तो पाकिस्तान के वजीर आजम, काबीना और MNA किसी की तनख्वाह नहीं दी जा सकती। जी नाज़रीन, आखिरी इतलात आने तक पाकिस्तान स्टील मिल के तकरीबन 10,000 मुलाजमीन असद उमर साहब को भी ढूंढ रहे थे, और सदर ममलिकत और प्राइम मिनिस्टर साहब से, और पता नहीं तनख्वाहों वाली जो कमिटमेंट दी थी असद उमर ने वो पूरी हुई कि नहीं। नवीद कमर साहब, ये स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन तो आपके एजेंडे में भी थी और फिर वो रुक गई थी, अब PTI सही कर रही है प्राइवेटाइजेशन पे जाके? और कितने हज़ार एकड़ ज़मीन है, क्या वो भी बेच दी जाएगी? नहीं, पहले तो मैं एक करेक्शन कर दूं कि ये प्राइवेटाइजेशन हमारी हुकूमत 2008 की हुकूमत आने से पहले अटेम्प्ट किया गया था शौकत अजीज साहब के जमाने में, और हफीज शेख साहब ने अटेम्प्ट की थी, आप कह रहे हैं?
नहीं, ये शौकत अजीज साहब प्राइम मिनिस्टर थे और प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हफीज शेख साहब थे जी। उस जमाने में ये अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक दिया था। बल्कि एक हद तक तो ये भी कहा जाता है कि जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उनके निकाले जाने का एक बहुत बड़ी वजह जो स्टील मिल में उन्होंने एक्शन लिया था वो थी। उसके बाद जो है हमारे ज़माने में कोशिश ये की गई कि इसमें इंडक्शन किया जाए फर्दर कैपिटल का, क्योंकि ये जो जिस हालत में है वो एक प्रॉफिटेबल इदारा नहीं बन सकता। तो पीटीआई सही कर रही है? नहीं, ये तो खैर बहुत ही जुल्म कर रहे हैं। ये तो मुझे समझ में नहीं आता कि हर चीज से जब हाथ उठा देते हैं तो ये तो वो वाली एक्शन हो रहे हैं ना, जैसे कोरोना में कर रहे हैं यहाँ भी कि भाई 10,000 लोग आखिर कहाँ जाएंगे, उनकी फैमिलीज का क्या होगा। ये कह रहे हैं हमें इतने अरब दे रहे हैं, ये अब अपने अरब तो नहीं दे रहे भाई, ये तो आप उनकी ग्रेजुटी और जो प्रोविडेंट फंड है वो उनको हवाले कर रहे हैं, जो अंडर द लॉ वो आपका पैसा ही नहीं है, वो तो उन मजदूरों का पैसा खुद जो जमा हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी इस फैसले को या अपोज करेगी? नहीं, बिल्कुल अपोज करेंगे। हमें ये डर है कि अगर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है तो आज स्टील मिल है, कल पीआईए होगा, परसों वापडा के इदारे होंगे, फिर स्वीगैस के इदारे होंगे, पता नहीं ये बात कहाँ जाके रुकेगी। ये तो वैसे भी लिस्ट में राइट। अब आज दिन तक कभी इस तरह से नहीं हुआ कि 10,000 लोग जो है एक स्ट्रोक ऑफ द पेन पे निकाले गए। राइट, मैं हुकूमती मौक़िफ़ भी इस पे ले लूं। जो वादा किया गया था कि हम नई मैनेजमेंट ला के सही करेंगे और इतनी नौकरियां देंगे, ये बंदे भी फारिग हो गए। असद उमर साहब को ढूंढ रहे, आप कन्वे करेंगे उन्हें कि क्या कहा था उन्होंने? नहीं, जो असद उमर साहब जिस मामले पर तकरीर कर रहे थे वो उनको तनख्वाहें देने की है, और हुकूमत ने फैसला किया है कि 3 साल की तनख्वाहें तकरीबन पर मुलाजिम 23 लाख रुपए उनको दे रहे हैं, और 9,000 मुलाजमीन को तकरीबन 23 अरब रुपया दे के गोल्डन हैंडशेक दे के फारिग किया जा रहा है। बिकॉज नवीद कमर साहब बात करें, जब इन्होंने शुरू किया था 2013 में तो 10 अरब के मुनाफे में थी, और इन्होंने 200 अरब के खसारे में छोड़ी, और PMLN ने जहाँ से उसको 260 अरब और ऐड कर दिया। इस वक्त तकरीबन वो 450 अरब के खसारे में है। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर कहा था कि हम नई मैनेजमेंट लेके आएंगे और इसको सही करेंगे, तो ये 9,000 फारिग करके वो नई मैनेजमेंट लाने की देखें, जनरली उन्होंने बात की थी PIA की, स्टील मिल की, रेलवेज की, क्योंकि इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। नहीं, इसकी भी बात हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। PIA जो है वो तो आपको पता ऑपरेशनल प्रॉफिट में आ गई है, अभी सिर्फ कर्जों का उसका मामला रह गया। रेलवे को भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। बिजली के जितनी कंपनियां थी सारी नुकसान में थी। 38 अरब रुपया महीने का नुकसान था, आज 12 अरब तक आ गया है, वो भी चीज़ कम होगी। हाँ, स्टील मिल के मामले में आप समझ लें कि हम अपने फैसले से वापस जा रहे हैं, लेकिन हमारा कौमी मफाद हमारी किसी सियासी अना से बड़ा है, इसलिए कौमी मफाद में बात की, कौमी मफाद सियासी अना से बड़ा है। ये कंसीडर ये फैसला करना है, इतने बिलियंस के नुकसानात हो गए। आप लोग जब ये कर रहे थे आज वो कौमी मुफाद उस वक्त बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जब आप गलत फैक्ट्स नरेट करते हैं। अब इनका मौक़िफ़ जो मैं आज एट द बेस्ट समझ सका हूँ, और जो मैंने हमाद अज़हर की प्रेस टॉक सुनी, तो मुझे बड़ी उसमें रिफ्लेक्शन नज़र आई जो शौकत अजीज़ साहब के दौर में स्टील मिल्स को बेचते हुए जो कोर्ट के अंदर सारा आर्गूमेंट था कि हम क्यों इसकी निजकारी कर रहे हैं, तो इसी पर बेस था जब सो मोटो प्रोसीडिंग्स इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की चल रही थी। अच्छा, आज जो खसारे का टोटल हुजम है उसके अंदर दी गई तनख्वाहों पर ज़्यादा एतराज़ है। उसके अंदर दिए गए उन लोगों के जो पेंशनर्स के पैसे हैं इनको, क्योंकि 2015 से 23 अरब का गोल्डन हैंडशेक वो तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना। ये बात कर रहे हैं कि जब से ये बंद पड़ी है तो उसके एक्सपेंसेस क्या हैं। उसके एक्सपेंसेस यही हैं कि वो उन लोगों की तनख्वाहें दे रही है, उसके कोई जो इंतज़ामी अखराजात हैं वो उठाए जा रहे हैं, तो हम इसलिए इसको बेच रहे हैं। असल मसला जो है अर्शद साहब, आपकी एक पार्टी मैनिफेस्टो होती है। मैं विद इन द पार्टी PMLN इज़ एन एडवोकेट फॉर प्राइवेटाइजेशन, बड़ी सतह पर निजकारी का मुतालबा करती है। PIA की निजकारी का मुतालबा करती थी। फॉर मैनी प्रैक्टिकल पर्पसेस वापडा की निजकारी में PMLN का एक बड़ा हिस्सा है जो हुआ। लेकिन मैं इंडिविजुअली विद इन द पार्टी भी एक राय रखता हूँ कि ये स्टेट एसेट है, और इसकी मैनेजमेंट जो इमरान खान जिसकी बुनियाद पर वहाँ से वोट लियोर करने गए थे,
ये कोई पुरानी बात नहीं है, 2012 की तकरीर है। उस वक्त तक तो वो एसेट मैनेजमेंट भी एक बाकायदा एक सब्जेक्ट है, एसेट मैनेजमेंट। और वो जो सिक यूनिट्स होते हैं जिनको वापस आपने रिकवरी की तरफ लेकर जाना है, या तो आप एसेट मैनेजमेंट की थ्योरी पर चले जाते हैं या आप निजकारी पर चले जाते हैं। इनमें से दो के दरमियान आप एक रास्ता निकालते हैं। तो जो कमिटिंग फ्रॉड अपॉन पब्लिक है, ये बड़ी बहस है। वेस्ट की मिसाल पीटीआई देती है, जब आप अपने मैनिफेस्टो में एक वोट के टाइम पर बात करते हुए ये कहते हैं कि मैं ऐसे एक्ट करूंगा, और वोट की सेंटिटी को इरोड करते हैं। आप वोट ले लेते हैं एक कमिटमेंट करके, और ये ऐसी बात नहीं है कि मैं सड़क या पुल बनाऊंगी वाली बात, ये बेसिक बात है आपकी। आप एक वक्त एसेट मैनेजमेंट के एडवोकेट थे, और आज आपने बिल्कुल उन 10,000 लोगों को छोड़ दिया जिनसे आपकी कमिटमेंट थी, एंड यू स्टूड फॉर इट। आपने उनसे वोट लिए, इलेक्शन कैंपेन में जाकर आपने उनसे कमिटमेंट की। ना सिर्फ कि आपने की, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने की, जो आज बैठे हैं, आज असद उमर जो प्लानिंग मिनिस्टर हमने की। सो दिस इज नॉट व्हाट कि जी हमने सियासी है, ये सियासी है ना नहीं है, ये इज दिस टेंटमाउंट्स टू कमिटिंग फ्रॉड। आप कह रहे हैं कि 10,000 लोग आपके और मेरे टैक्स के पैसे से जो इन्होंने सियासी भर्ती किए थे, उनको हम तनख्वाहें देते रहे, और कौम, मैं भी सुनना, कौम जो है वो उसका नुकसान बर्दाश्त करती रहे, उसकी बजाय उन पैसों की बजाय हम क्यों ना कौम को सेहत, तालीम और जो आपने कर्जे चढ़ाए उनको पेमेंट वापस करें। तो हम लोगों को सुने ना, हम उन लोगों को 3 सालों की तनख्वाह देके, गोल्डन हैंडशेक देके। इमरान खान साहब ने तो कहा था कि हम नई मैनेजमेंट लाके सही करेंगे। उन्होंने, मैं दोबारा से बात की, उन्होंने जनरल पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में बात की थी। हम PIA, रेलवेज और जो आपकी पावर कंपनी है उनको, जरा दोबारा सुन ले। ये मैंने तो कहा कि स्टील मिल के बारे में हमने कहा, लेकिन आज जो मुल्क की सूरत हाल है, जो कर्जों का बोझ है, जो कोरोना की सूरत हाल है, उन सारे कर्जों की हालत में आप सियासी अना चाहते हैं या हम चाहते हैं कौमी मफाद में? जी, कौमी मफाद में ये फैसला कर रहे हैं, सियासी अना से आगे चलेंगे। ये एक और यू टर्न है भाई। जी नवीद कमर साहब, यू टर्न अगर जी, पहली चीज तो मैं इसमें क्लियर कर दूं कि गोल्डन हैंडशेक या VSS वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम, ये दोनों प्राइवेटाइजेशन कमीशन में कोडिफाइड हैं बाकायदा, लेकिन दोनों वॉलंटरी हैं। गोल्डन हैंडशेक कभी जबरदस्ती थोपा नहीं जाता। ये तो पहली मिसाल हम देख रहे हैं कि इसको कह रहे हैं कि गोल्डन हैंडशेक, इट्स नॉट अ गोल्डन हैंडशेक, इट इज अ रिट्रेंचमेंट। और रिट्रेंचमेंट करते हुए अगर आपका कोई आप उन पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, बल्कि आप अगर वहाँ के मजदूरों से पूछेंगे तो कोई भी इसमें राजी नहीं होगा। तो ये इज अगेंस्ट द लॉ इवन कि जो इस वक्त ये कानून के खिलाफ है, तो आप कोई लीगल चैलेंज माउंट करेंगे इसको? आई एम श्योर कि होगा, क्योंकि ये तो पीपल्स पार्टी लीगल चैलेंज करने का भी इरादा रखती है। नाज़रीन, एक वक्फा लेंगे। और चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा कि कंफ्यूज किस्म की मैसेजिंग आ रही थी कोरोना पे, और जब हम आज तादाद देखते हैं तो आज जो लोग जाँ भाग हुए कोरोना से, जो NCOC की, अगर दिल राज साहब स्लाइड दिखा दें कि आज की फिगर्स के हैं और पिछले 3 दिन की, तो जो डेथ्स आज हुई हैं उसमें 82 लोग जाँ बहक हो गए हैं। टोटल डेथ्स जो हो गई हैं 1773 हो गई हैं पाकिस्तान में आज 4 जून 2020, और ये चीन से ज़्यादा तजावुज़ कर गया। और पिछले 3 दिन में पहली से लेकर 4 जून तक 293 पाकिस्तानी जाँ बहक हो चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स आते हैं, और जब फैसला साजी लोग करने बैठते हैं तो उनके सामने नंबर्स होते हैं। मैं पिछले 1 हफ्ते से कोशिश कर रहा था कि NCOC से मैं वो नाम हासिल कर सकूं कि जो ये फिगर्स में आ रहे हैं, नंबर्स में आ रहे हैं, वो नाम किधर हैं। वो नाम NCOC के पास आज की तारीख तक नहीं है, और उन्होंने कहा है NCOC ने कि जी हम कोशिश करेंगे कि नाम ले लें। इसकी वजह ये है कि ये फिगर्स नहीं है, सिर्फ स्टेटिस्टिक्स नहीं है कि आज 82 लोग लुकमा अजल बन गए। ये 82 पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स हैं, इसके पीछे 82 फैमिलीज हैं जिनके लिए कि पूरी जिंदगी का ट्रॉमा है। इस हवाले से मिक्स मैसेजिंग क्या है उस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कहा कि जो कोरोना के केसेस पाकिस्तान में बढ़े हैं उसकी वजह है कि हुकूमत कंफ्यूज है इस हवाले से पॉलिसी डिसीजन मेकिंग लेवल पे। और इसकी एक मिसाल हमने खुद देखी कि पहले ये कहा जाता था कि जी मास्क पहनने ज़रूरी नहीं है, और ज़फ़र मिर्ज़ा साहब इस हवाले से क्या कहते थे, आइए देखते हैं। अगर जरूरत नहीं भी होती तो लोग मास्क पहनना शुरू कर देते हैं। आज भी मैंने खुद देखा कि बहुत सारे लोगों ने मास्क पहने हुए। इस सिलसिले में हम एक पूरी तफसील के साथ एक एडवाइजरी जारी कर चुके हैं। उसके ऊपर अब हम अखबार में इश्तार भी देने वाले हैं कि किसको मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, और ज्यादा जरूरी ये कि किसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नॉर्मल शख्स जिसको किसी किस्म की कोई अलामात नहीं
اور جو کرونا وائرس کے مریضوں کو ان کی دیکھ بھال نہیں کر رہا، اس کے علاوہ کسی شخص کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں۔ جی ناظرین، اور پھر یہ کہا گیا کہ ماسک پہننا ضروری ہے اور اب شہریوں پہ فائن بھی اس حوالے سے ہو رہا ہے۔ کیا کہا ظفر مرزا صاحب نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم اس بات کی پابندی اب لگا رہے ہیں اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں کہ ماسک اب پہننا ضروری ہے۔ بازار میں اگر آپ جائیں، ایئرپورٹ میں جائیں، اس قسم کے ہجوم والی جگہ میں جائیں تو ماسک پہننا مینڈیٹری بھی کر دیا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا صداقت بھائی صاحب کون سی والی پالیسی اسٹیٹمنٹ سے یہ عوام میں کنفیوژن کیوں پھیلائی جاتی ہے؟ دیکھیں اسد صاحب، ایک ایمرجنگ سچویشن ہے، نئی وبا ہے، پوری دنیا WHO دیکھیں، دنیا کے لیڈرز دیکھیں، حالات کے ساتھ ساتھ جب اس کے بارے میں نئی باتیں آتی ہیں تو نئی باتیں اس پہ کی جاتی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ایک وقت میں آپ پاس ٹیسٹنگ کٹس ہی تھی، کہتے ٹیسٹ کرانے نہ جائیں، وہ کٹس کی اویلیبلٹی نہیں تھی، ماسک نہیں تھے، تو پینک نہ پھیلے، وہاں میں تشویش نہ پھیلے، خوف نہ پھیلے۔ تو انیشل آیا تھا کہ ان دنوں میں چیزیں بہت زیادہ کلیئر نہیں تھیں، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ پہلے تو لوگ کہتے تھے گرمی ہوگی تو ختم ہو جائے گا، کوئی کہتے تھے ٹھنڈے، حکومت نہیں، پوری دنیا اس میں کنفیوز تھی۔ جب کوئی نئی بات آتی ہے تو میں تو پہلے دن سے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں اس نے بڑھنا ہے، اس نے پھیلنا ہے، لوگ کہہ رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر بالکل، اور باقی دنیا نے بھی وہی چیزیں فالو کی۔ دنیا پاکستان کی جو اس پہ ناظرین ہم آپ کو مزید بھی دکھائیں گے۔ ملک احمد خان صاحب چیف منسٹر سندھ بھی کہہ رہے ہیں کنفیوژن، اور صداقت عباسی صاحب کو کریڈٹ دیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں ایوالونگ سچویشن۔ نہیں اسد دیکھیں، مجھے اس بات پر تو سخت آئی ٹیک اے ویری سیریس ایکسیپشن ٹو دیٹ، اعتراض ہے مجھے کہ حکومتیں ایویڈنس بیسڈ بات کرتی ہیں۔ پرائم منسٹر کی جتنی بھی کرونا پہ پالیسی تھی، پتہ نہیں NCOC میں ان کے پاس ڈیٹا اگر آتا ہے تو پھر یہ مس ریڈ کرتے ہیں۔ میں نہیں مانتا جہاں پر افواج پاکستان بیٹھی ہوں تو ٹرینڈ ہے ڈیٹا کی بیسس پہ بات کرنے، اور وہ ان کے اس کا کنٹرول سینٹر میں ڈیٹا کی پولیٹیکل آرٹیکولیشن میں شاید پرابلمز آ رہی ہیں۔ ملک احمد خان صاحب، صداقت عباسی صاحب، نوید قمر صاحب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔